हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके से संबंधित क्वेश्चन जो है आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने ये टॉपिक आई थिंक क्लास 9th-10th में पढ़ ही रखा होगा और मुझे लगता है कि वहाँ से आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ तो मिल ही चुके होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन लीनियर इक्वेशन विद एंट्रीज from field and consisting the same set of variables. Let us consider m linear equation with n unknown variables. Like जैसे कि देखो इसमें क्या कहा गया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या है, द कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होगा कि जिसमें x की पावर मैक्सिमम 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस होती है। तो इसमें देखो अलग अलग वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स है, अननोन वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, जैसे x1 x2 x3 है ना। तो इस प्रकार से देखो x1 x2 x3 xn, इस प्रकार से n अननोन वेरिएबल्स हमारे दिए हुए हैं और साथ में लीनियर है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगे, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल यहाँ पर हमने ले रखा है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, वी कैन राइट दिस सिस्टम एज ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हम जो है इसको लिख सकते हैं, वेयर a जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। देखो जितने भी हमारे कोफिशिएंट्स थे उन कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, जैसे a11 a12 अप टू सो वन an है ना, 1n जिसको हम कह सकते हैं, a21 ऐसे ही a22। ये जितने भी कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं आपको, इन सब कोफिशिएंट्स को हमने क्या कर दिया है, मैट्रिक्स के अंदर देखो हमने एंट्रीज में फॉर्म में लिख दिया है। और साथ में जो इक्वल के जो राइट साइड में है उसको हमने बी मैट्रिक्स मान लिया है, और जो x1 है x2 है xn है उसको हमने एक कॉलम मैट्रिक्स मान लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से b को भी हमने कॉलम मैट्रिक्स मान लिया है, जो कि b1 b2 bn अप टू सो वन bn तक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स को, जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ आगे जा करके है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर द कोफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उन कोफिशिएंट्स के साथ जो है उनके जो कांस्टेंट्स होते हैं वो भी कंबाइन होते हैं। कांस्टेंट्स क्या है, यही है b1 b2 b3, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट्स है। और ये सब जो है एक सिंगल मैट्रिक्स में कंबाइन होता है, एक साथ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉसियन। तो जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करने के लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जैसे तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, 1 2 और 3। अब इन तीनों में जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है, देखो इसको हमने यहाँ लिख दिया है। दूसरा जो कोफिशिएंट है दूसरे कॉलम वाला, उसको हमने यहाँ लिख दिया है। जो nth कॉलम वाला, या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि a13 है ना x3, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब n हो गया, आप इसको करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन ही कर लो, मेरे हिसाब से मैं कर देता हूँ यहीं पे करेक्शन, ठीक है। करेक्शन कर देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे जो है a13 कर लो, ठीक है, 13 कर लो और x3 कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है a23 कर लो और ये 3 कर लो यहाँ पे, ऐसे ही ये 3 कर लो और ये 3 कर लो, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डॉट डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 तक ही हम ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये सारे के सारे जितने कोफिशिएंट्स है इनको हमने देखो एक मैट्रिक्स में लिख दिया है, और इस प्रकार से सेपरेट करके जो कांस्टेंट है उसको हमने इधर लिख दिया है, ये लिख दिया है ना। तो इस प्रकार से आप जो है अगुमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया है, अगुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया है। यूज़ ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स, क्या यूज़ है अगुमेंटेड मैट्रिक्स का, देखो अगुमेंटेड यूज़ ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग रो ऑपरेशन। अब देखो रो ऑपरेशन का यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और रो ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, कन्वर्टिंग टू रो एक्लोन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म। तो रो एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग कंसिस्टेंसी एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, अभी हम करेंगे एक जो है हम रैंक मेथड से जो है हम जो मैट्रिक्स है उसका जो सॉल्यूशन है, जो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, वो हम जो है देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं वो दो टाइप के आपको दिख सकता है, जैसे कि एक तो हमारा है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और दूसरा हमारा आता है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में एक पहचान होती है, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ बी इज इक्वल टू जीरो। बी जो है हमारा नल मैट्रिक्स हो, देखो ये बराबर के इस साइड में हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये हम जो है क्या कहेंगे, इसको होमोजीनियस कहेंगे जब बराबर के राइट साइड में जीरो हो। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है कि बराबर के राइट साइड में नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की पहचान है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। सॉल्यूशन सेट किसका, जो है जो हमने इक्वेशंस के बारे में अभी हमने पढ़ रखा है उसका। अब आपको सॉल्यूशन सेट निकालना ऑलरेडी आता है क्योंकि आपने कई प्रकार के मेथड्स आपने देखे होंगे। Let us consider an m linear equations with an unknown variable if the set of variable x is equal to x1 x2 xn satisfies all m equations, then the set x is called the solution set of this। तो देखो जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक होमोजीनियस है एक नॉन होमोजीनियस है। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो दोनों को सॉल्व करने के बाद देखो मैं आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि जनरल मेथड आप यूज़ कर सकते हो जो 9th-10th में आप एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो इन मेथड्स का यूज़ करके आप इनके एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जब आप निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और वाई की वैल्यू माइनस का 3/2 आ रही है, सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हैंस हम ये कह सकते हैं कि 3 माइनस का 3/2 जो है एक सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा। समझ में आया, मतलब उसके अंदर जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे वो इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इस सेट के अंदर रहेगा, तो उसको हम सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। बट फॉर एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इट मे और मे नॉट हैव द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है स्टार्ट होता है काम हमारा। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो कंसिस्टेंट और एक जो है इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द अननोन्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ दैट सिस्टम। तो देखो कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट ऐसा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे हम, किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम जो है कंसिस्टेंट तभी बोलेंगे जब उसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करे ही करे। या फिर हम ये कह सकते हैं सिस्टम हैज़ आइदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं, x + y इज इक्वल टू 0 और 4x + 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो है देखो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये द सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई द सिस्टम हैंस द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इसका एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, तो जब भी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, इसको कंसिस्टेंट कह सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द अननोन विच सेटिस्फाइड द, मतलब कोई भी सेट ऑफ सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करो, जब कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे तो उस कंडीशन में वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है ना। लेट अस कंसीडर, देखो दो इक्वेशन हमने कंसीडर किया है। अब देखो यहाँ अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ना तो 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ तो ट्रू नहीं है ना, विच इज़ इम्पॉसिबल है ना, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो कुड हैव मैनी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुड हैव मैनी इक्वेशंस
and many variables, but there are only 3 possible cases of solutions exist in system of linear equation। देखो इसमें क्या हो सकता है, जब भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं अलग अलग। मैंने आपको n वेरिएबल बताया था, है ना। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर, लेकिन उसके लिए 3 ही मेथड हमारे पास, 3 ही चीज़ें होती है, 3 ही पॉसिबिलिटी केसेस होती है। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन होता है। तो अब देखो यहाँ पर इसके बारे में आपको पता ही होगा यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइड ऑल द इक्वेशंस, देन द solution is called the unique solution। मतलब that is unique solution is nothing but a certain point at which all the equation will intersect। मतलब एक ही पॉइंट हमें मिल जाएगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब एक x का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा और y का भी पर्टिकुलर एक ही वैल्यू होगा, तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो इसके अतिरिक्त तो कोई और सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, हैंस 1,1 इज द यूनिक सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर है और ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है? इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ मोर देन वन बट नॉट फाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो रहा है लेकिन फाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहलाएगा वो। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ़ द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। देखो जैसे कि एग्जांपल ये है, इसमें अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे, आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलता जाएगा x और y का। ठीक है, और इक्वेशन सेटिस्फाई करता जाएगा, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बाय 2 we will get the second equation, that is the equation are equivalent, hence they have infinitely many solution। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस वाले इक्वेशन को, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो जब ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया तो इन अलग अलग x का वैल्यू रख दो, y का अलग अलग वैल्यू मिलता जाएगा। x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू अलग मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखो, y का वैल्यू अलग मिलेगा। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो इंटीजर के सेट में से, तो वहाँ पे आपको अलग अलग x का और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना वैल्यू सॉल्यूशन हो रहा है? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नोट एक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्या कह रहा है? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कांट यूनिक सॉल्यूशन इफ इट हैव मोर देन वन सॉल्यूशन देन इट मस्ट हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही बेसिक बात है जो कि एक नोट के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो रहा है तो यूनिक नहीं हो सकता है वो। समझ में आया? और अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, तो उसको हम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब आता है अगला केस जिसको हम नो सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। तो नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में यहाँ से क्या हो जाएगा? इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड एज नो सॉल्यूशन। अब देखो जैसे ये इक्वेशन है ना, इनकंसिस्टेंट की जो हम बोलते हैं वही है ये। तो यहाँ पर कोई इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। देखो 2 बराबर 12 भी आ रहा है, 12 बराबर 1 आ रहा है, तो ये सारे आपस में बराबर हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया है आई थिंक। नोट देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द सिस्टम गिव्स नो सॉल्यूशन। अगर इनकंसिस्टेंट है तो अभी बताया मैंने कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कांस्टेंट देन द सिस्टम हैव आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अभी इससे पहले हमने देखा है कि अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें कांस्टेंट है, वो अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रहा है, देन उसके अलग अलग वैल्यूज़ को हम रखते जाएंगे तो हमें अलग अलग जो है x का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y का अलग अलग वैल्यू मिलता जाएगा। तो या तो वो यूनिक होगा, बिल्कुल एक ही सॉल्यूशन दे देगा, या तो वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट्स है इसको देख लेते हैं एक बार फटाक से। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो जितने भी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं वो हमेशा के लिए कंसिस्टेंट होते हैं। दैट इज़ इक्वेशन हैज़ आइदर यूनिक सॉल्यूशन होगा और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
तो ये दो चीज़ें पॉसिबल है, तो वो कंसिस्टेंट ही होगा। नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आइदर कंसिस्टेंट, या तो वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, या तो वो इनकंसिस्टेंट होगा जिसमें कि नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक बातें हैं जो एक बार रिकॉल भी मैंने आपको करवा दिया है। अब ना देखो मैट्रिक, अब जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ना 3 मेथड्स आते हैं। अब ये तीनों मेथड जो है काफ़ी हेल्पफुल मेथड है, इसको सीख लेते हैं। मेथड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम लीनियर इक्वेशन। लाइक पहला हमारा क्रैमर्स रूल है, मैट्रिक्स मेथड है और रैंक मेथड है। रैंक मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल में आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे, जैसे एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन, तो इनके कांस्टेंट्स मिला करके हम जो है क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। देखो, इनके कांस्टेंट्स के साथ जो है हम खेल करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर x का मान निकालना है तो उसके लिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा होता है। ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, डेल्टा की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये डेल्टा की वैल्यू है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। देखो, डेल्टा एक्स की वैल्यू इनके कोफिशिएंट्स मिला करके वैल्यूज बनाए गए। अगर y का वैल्यू पूछा जाए तो डेल्टा y ओवर डेल्टा, तो y की वैल्यू, डेल्टा y की वैल्यू क्या है, ये है। डेल्टा की वैल्यू ये है, इसको आप रख के डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। z की वैल्यू की बात करूँ तो डेल्टा z जो है, डेल्टा z ओवर डेल्टा आ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर जो है मिल जाएगा आपको। तो ये तो हमारे पास क्रैमर्स रूल, वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है आप लोगों को करने का इसमें। ठीक है, नोट्स है कुछ। इफ़ देखो डेल्टा अगर ज़ीरो हुआ, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट रहेगा। अगर डेल्टा ज़ीरो नहीं है, अगर डेल्टा ज़ीरो है एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। मतलब ये कहा है कि अगर डेल्टा ज़ीरो नहीं है, मतलब ज़ीरो है, डेल्टा अगर ज़ीरो आ रहा है, साथ ही साथ इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो आ रहा है, मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तो उसको उस कंडीशन में जो है सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तीसरे बात करते हैं, अगर ज़ीरो है, देखो डेल्टा एंड ऑल द डिटर्मिनेंट आर ज़ीरो, मतलब डेल्टा भी ज़ीरो है और जितने भी बाकी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड है, डिटर्मिनेंट सारे के सारे ज़ीरो है, एंड दैट इज, मतलब ये सारे के सारे जीरो तक गिवन सिस्टम है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, देखो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या है, इन द अबव सेट ऑफ इक्वेशन जितने भी ये सारे होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे इस साइड वाला, राइट साइड वाला जीरो हो जाएगा, देन क्लियरली जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा वाई होगा, डेल्टा जेड होगा, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अभी मैंने ये कंडीशन यहाँ पर बताया ना आपको, ये सब के सब क्या जीरो है, ये भी जीरो है, देन ये हमारे पास ये कंडीशन के हिसाब से जो है क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दैट इज ऑलवेज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रहेगा। जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो हमेशा के लिए उसका वन सॉल्यूशन होगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का सिस्टम क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा नोट यहाँ पर ऐड किया है, इसको एक बार देख लेते हैं। इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द सिस्टम इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, जहाँ पर एक्स वाई जेड सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और डेल्टा अगर जीरो हो गया तो इनफाइनाइटली हमारे पास क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और एक हम इधर कर लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा सारा खेल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, देखो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, एक इक्वेशन है, और एंड एक दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से x का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा और y का वैल्यू भी हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू जीरो को हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड एनी सॉल्यूशन अदर देन
x इज इक्वल टू 0 इज नोन एज नॉन ट्रिवियल। तो 0 के अलावा अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं एक। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा जो है यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप x इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो भी मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आप माइनस का 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू प्लस का 1 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू प्लस का 2 मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार से और भी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है, 0 आ रहा है, देन उस कंडीशन में वो जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर यूनिक नहीं है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्रैमर रूल से जो है क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया है। आप लोग, मैं इसको दिखा देता हूँ, आप वैसे कर लेना क्योंकि इसकी ज़रूरत उतना ज़्यादा आपको पढ़ने वाली है नहीं। और सिमिलरली मैट्रिक्स मेथड भी आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है, तो ये भी सेम वही चीज़ है। इसको भी मैं आपको बस खाली मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में देखो इनका क्या सिस्टम है। फॉर नॉन होमोजीनियस के लिए ये कंडीशन अगर आ जाता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ से ए इनवर्स के लिए हमें देखो इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर, मतलब ये अगर 0 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन है। अगर सिंगुलर है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट विद इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगर देखो ये चीज़ अगर A इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन दूसरा एंड साथ में एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जो है डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये था यहाँ पे जनरल, बहुत ही बेसिक, आपको पता ही होगा। होमोजीनियस, ठीक है, फॉर होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन, देखो यहाँ पर होमोजीनियस के लिए भी कंडीशन यहाँ पर दे रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो। अगर A डज नॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर 0 है तो सिंगुलर, मतलब सिंगुलर है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी इन पर ऐड कर रखा है मैंने, वो आप लोग एक बार देख सकते हो। बहुत आसान है, आप लोगों ने 12th में ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर कोई डाउट भी आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैंक मेथड। तो रैंक मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का यूज़ करके जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो रैंक मेथड में क्या है, चलो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस ऑफ m वेरिएबल विद ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, और x जो है मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल है और b जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो कुछ हमारे पास स्टेप्स है सॉल्व करने का, है ना, रैंक मेथड से। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या कह रहा है, राइट द सिस्टम इन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब आपको एक सिस्टम बनाने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया था, ए और इस प्रकार से जो है बी, इस प्रकार से हम जो है लिखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या कहा है, फाइंड द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा, जो ए मैट्रिक्स हमारा बनेगा, उसका आपको रैंक निकालना है। और रैंक निकालना आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। उसके बाद जो है अगला आता है फाइंड द रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जो आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, रैंक निकालना है। सीधा सीधा हिसाब है। उसके बाद अप्लाई द रॉच कैप्लीज थ्योरम। और इनके थ्योरम में क्या कहा है, देखो इनके थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, देन हम ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा। और ये जो है बराबर अगर अननोन वेरिएबल्स के नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जितने भी है उसके अगर बराबर हो गया तो उस कंडीशन में वो कंसिस्टेंट होगा, हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ऐसे ही अगर रैंक ऑफ ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर अननोन वेरिएबल से छोटा हुआ, है ना, इनके रैंक अगर अननोन वेरिएबल के नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से छोटा हुआ, देन हम कंसिस्टेंट तो कहेंगे उसको। सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, मतलब डिपेंडेंट सोल्यूशन हो जाएगा वहाँ पे। इफ रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और उससे वेरीफाई करते हैं। देखो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये है 3 इक्वेशन आपके दिए हुए हैं और अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 अननोन वेरिएबल एक्स वाई और जेड है। तो देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स निकालेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़ करके।
तो इक्वेशन का यूज़ करके अगर मैट्रिक्स हम निकालेंगे तो देखो 2 1 1 सबके सब कोफिशिएंट लेकर के सॉल्व किया है इस प्रकार से। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तो एक साथ हम लिखेंगे इन कांस्टेंट को भी 3 0 12। अब देखो एक तो ए मैट्रिक्स हमारा ये हो गया, बी मैट्रिक्स ये हो गया, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ रहा है, उस ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स हमारे पास ये आ रहा है 2 0 0, देखो यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो करने के बाद जो है देखो ये चीज़ जो है यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो रैंक जो होगा देखो नॉन जीरो रोज हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी हमारे पास देखो कितनी आ रही है, इसका भी रैंक हमारे पास 3 आ रहा है। नॉन जीरो हमारे पास इसमें 3 है, और अननोन वेरिएबल 1 2 3 ये भी हमारे पास 3 है। तो जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और अननोन वेरिएबल जितने भी है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाता है तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है, वो जो है कैसा सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट भी होगा और साथ में यूनिक सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आज के इस लेक्चर में मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैं ना कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा और ऐड करके बता देता हूँ ताकि आपको देखो जब भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगा, ठीक है, सॉरी, फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या बताया था, ax इज इक्वल टू बी का मान क्या होता है, 0 होता है। और जब भी ऐसा हो जब भी ऐसा हो तो उस कंडीशन में दो सॉल्यूशन मिलेगा। दो सॉल्यूशन में एक तो हमारा ट्रिवियल मिल सकता है, एक हमारा जो है कैसा मिलेगा, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। तो जब भी ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक होगा तो वो जो है जीरो सॉल्यूशन कहलाएगा। अब एग्जांपल जब ऐड करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और जीरो सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। और जब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो जो रैंक होगा ना, रैंक ऑफ ए होगा वो हमारा n के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही नॉन ट्रिवियल की बात करूँ तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कहलाएगा। इनफाइनाइट का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन ही हुआ, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन है देन डिटर्मिनेंट जो है ए 0 के बराबर हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर है तो जो रैंक होगा ना वो रैंक हमारा n से छोटा ही आएगा। तो ये कुछ हमारे पास जो है ट्रिक था पहचानने का, जो कि आप कह सकते हो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, अगर चलो उसको हम नेक्स्ट में ऐड कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर चलो मैं कर ही देता हूँ होमोजीनियस के लिए। तो देखो यहाँ पर ना होमोजीनियस के लिए ही मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो अगर ax इज इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में एक तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और दोनों ही केस में देखो क्या मिल रहा है हमें, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। तो दोनों ही केस में आप देख पा रहे हो कि हमेशा के लिए एक सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर हेल्पफुल है तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, एंड हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।